तो बेटा एक क्वेश्चन आता है, व्हाई बॉटल्ड जूस इज क्लियरर देन द जूस इज मेड एट होम। कहने का मतलब ये है, देखो आजकल थोड़ा सा जमाना चेंज हो गया है। आजकल हम लोग सब में क्या चाहते हैं कि सारी चीजें हमको बाजार से भी लाए, रेडीमेड भी लाए और वो होममेड भी हो। लेकिन आपको आज से 15 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स पहले की बात बताती हूँ कि लोग बाग यूजुअली जो जैसे घर में जूस निकाला तो उसमें क्या होते हैं, वो जूस क्लियर नहीं होता। क्लियर मतलब उसमें छोटे छोटे से फाइबर्स जैसे दिखाई देते हैं। और अगर बाजार से जूस लेके आते थे, बाजार का मतलब कहने का मीनिंग है, ये तो क्लियर नहीं है बेटा, क्लैरिटी नहीं आ रही ना बेटा? नहीं मैम आ रही है मैम। ओके, तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि बाजार से लेके आते थे तो वो एकदम क्लियर होते थे। क्लियर मतलब कि अगर ऑरेंज जूस है तो बस ऑरेंज कलर का होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ क्लियर कट ऑरेंज कलर का होगा। तो वो बॉटल्ड जूसेस आते थे, वो क्लियर क्यों होते थे बेटा? कि उन जूसेस में वो एक एंजाइम, दो एंजाइम ऐड करते थे, वन इज प्रोटीएज और एंड पैक्टिनेज। पैक्टिनेज। हाँ, तो प्रोटीएज और पैक्टिनेज क्या करते थे कि जूसेस के अंदर जो फाइबर होते हैं ना, जैसे अगर हम मौसमी का जूस निकालें तो उनके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स आएंगे। वो फाइबर्स प्रोटीन के होते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की होती है। तो वो उन फाइबर्स को डिसॉल्व कर देते थे। प्रोटीएज और पैक्टिनेज इन फाइबर्स को डिसॉल्व कर देते थे। अब डिसॉल्व कर देते थे तो जूस क्या हो जाता था? क्लियर हो जाता था। नावाडेज तो हम लोग कहते हैं कि भाई सब फाइबर रिच होनी चाहिए, बिस्किट भी फाइबर रिच होनी चाहिए, ब्रेड आता है बेटा कि द बॉटल्ड जूसेस आर क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड मतलब उसको क्लियर करा जाता है बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम which dissolves the fiber present in the juices। जो जूसेस में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो इसको डिसॉल्व कर देते हैं। कौन बेटा? पैक्टिनेज और प्रोटीएज। तो ये तो हो गए बेटा केमिकल्स में ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम की स्टडी करी। एंजाइम में हमें दो एंजाइम करने हैं, वन इज लाइपेज जो डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं बेटा फॉर क्लीनिंग द स्टेन, ऑयली स्टेन, और दूसरा इज द प्रोटीएज और पैक्टेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम। ये किसने गाना चलाया था अभी? मैम पता नहीं मैम, कोई इमोजी करके कोई अननोन नेम था वो। फाइबर्स को डिसॉल्व कर लेते। तो दो तो ये हमने एंजाइम पढ़े बेटा। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ये एमसीक्यूज में भी आता है बेटा और ये बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। और ये यूजुअली जो क्वेश्चन आता है ना वो किस फॉर्म में आता है मैं आपको बताती हूँ। ये यूजुअली टेबल फॉर्म में आता है इस तरह से, 3 रोज बना देते, 3 कॉलम। इधर लिख देते हैं मॉलिक्यूल, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, इधर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और इधर लिख देते हैं फंक्शन। यहाँ पे सपोज लिख दिया क्लॉट बस्टर, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इसको भी ब्लैंक छोड़ दिया। इसमें लिख दिया सपोज स्टैटिन, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, फिर इधर लिख दिया
स्टेटिन, मोनिस्कस परप्यूरस स्टेटिन और साइक्लोस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा, ये लिख दिया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, और आपको ये फिल करने हैं, और टोटल ये होगा बेटा 3 मार्क्स का। इस तरह का ये क्वेश्चन बनता है। लास्ट ईयर भी आया था बेटा, इस साल भी आएगा, तुम्हारे भी आएगा, लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था, ये हर साल आता है। तो हम इन बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हम लोग बायो एक्टिव मॉलिक्यूल से पहले जो मैंने कहा था 3 एंजाइम पढ़ेंगे। 2 एंजाइम हम पढ़ चुके हैं, लाइपेज, प्रोटीएज और पेक्टिनेज। तीसरा एंजाइम है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये चीज याद रखना, जिसके भी पीछे ASE होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसको मॉडिफाई किया गया है। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। अब ये क्लॉट क्या होता है बेटा? तो यूजुअली क्या होता है बच्चे कि हम लोगों के अगर हार्ट की बात कर रही हूँ, हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, अगर उनमें कहीं क्लॉटिंग हो जाती है, खून कहीं जम जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाता, और वो नहीं मिल पाता है तो उसकी वो हार्ट मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। जब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती तो इट लीड्स टू हार्ट अटैक। तो यूजुअली क्लॉट को रिमूव करने के लिए, क्लॉट बस्टर को यूज किया जाता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, और वो क्या करता है, रिमूव द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट। और वो भी कौन से पेशेंट्स के ब्लड वेसल में से क्लॉट को रिमूव करता है? विच हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या है बेटा? मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो एक माइनर अटैक, सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कहूं तो, कि भाई माइनर अटैक आया। जब कई बार अपन डॉक्टर के कोई लेके जाता है तो यूं कह देते हैं माइनर अटैक था, अच्छा हुआ टाइम पे लेके चले गए। क्यों? क्योंकि वो ब्लड वेसल्स उसमें ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज किसकी वजह से हो गया? क्लॉट की वजह से। कई बार ब्लड क्लॉट हो जाता है बेटा। उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करें मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, तो इससे लीड्स टू हार्ट अटैक। तो इसके अंदर जैसा मैंने लिखा था यहाँ पे क्लॉट बस्टर, फंक्शन हो गया क्लॉट बस्टर। ऑब्टेन किससे हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस से। स्ट्रेप्टोकोकस। ऑब्टेन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरने। अब आता है सेकेंड, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, यानी ये फंगस का नाम है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है साइक्लोस्पोरिन ए। और बेटा ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसेंट। नेम इंडिकेट कर रहा है इम्यूनोसप्रेसेंट। ये अपन ने कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में भी पढ़ा था। ह्यूमन डिजीजेस में, कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में इम्यूनोसप्रेसेंट का क्या मीनिंग होता है? नेम ही बता रहा है। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, सप्रेसेंट मतलब जो सप्रेस कर दे, मतलब जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर दे। इसका मतलब साइक्लोस्पोरिन ए हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। तो अगर यह हमारी इम्यूनिटी को कम कर देती है तो नुकसान है बेटा, फिर हम क्यों ले इसको? तो लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होता है, ह्यूमन के फायदे के लिए यूज होता है। तो कैसे फायदे के लिए? जैसे सपोज मेरी किडनी फेल हो गई,
और मुझे किसी ने किडनी डोनेट करी, अब वो किडनी मेरी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दी गई, मेरी बॉडी उस किडनी को नॉन सेल्फ ऑर्गन की तरह कंसीडर करेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में कि हमारा इम्यून सिस्टम कैन आइडेंटिफाई बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। तो अगर वो किडनी किसी और की मेरे अंदर आई है तो मेरा इम्यून सिस्टम उसको क्या कंसीडर कर रहा है, नॉन सेल्फ यानी फॉरेन मैटर, तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो उसको रिजेक्ट करेगा। और ये हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट एंड द ट्रांसप्लांट, अगर आपको लाइन याद आई हो तो वो जो रिजेक्ट करेगा तो वो रिजेक्ट ना करे, जो मेरे अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की गई है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे और उस पर मेरे इम्यून सिस्टम का कोई असर ना हो, उसके लिए मेरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करा जाएगा। यानी फिर मुझे पूरी लाइफ ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी जिससे मेरा इम्यून सिस्टम वीक रहे और मेरा इम्यून सिस्टम उस किडनी पर अटैक ना करे। तो साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसेंट किसके अंदर बेटा, इन द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। अब वो ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, बोन ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, स्किन ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली स्किन तो हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट से लेके बॉडी के दूसरे पे लगा देते हैं, ठीक है। लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो ये सारी चीजें साइक्लोस्पोरिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आता है बेटा स्टैटिन। स्टैटिन जो है विच इज obtained फ्रॉम द फंगस मोनेस्कस, MONASCUS, मोनेस्कस परप्यूरिस। मोनेस्कस परप्यूरिस मोनेस्कस परप्यूरिस जो फंगस है उससे हमें एक दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मिलता है, दैट इज स्टैटिन। स्टैटिन यूज होता है बेटा एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, यानी ये हमारी बॉडी में, यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स है अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो उस कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए या उस कोलेस्ट्रॉल जो स्टैटिन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। कैसे काम करता है, यहाँ पे बात आती है कि ये काम कैसे करता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि हाउ इट वर्क। तो अगर आप लोगों को 11th का याद हो तो हमने एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जो दूसरे प्रोडक्ट के साथ को वर्क नहीं करने दे और खुद उस वो एंजाइम के साथ वो जुड़ जाए और दूसरे को नहीं जुड़ने दे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंजाइम, ध्यान से सुनना बेटा, जो एंजाइम जैसे मान लो ये एंजाइम ए है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कन्वर्टिंग द फैटी एसिड इनटू कोलेस्ट्रॉल। ओके, सपोज एंजाइम ए है जो फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर रहा है। जब तक ये एंजाइम प्रेजेंट रहेगा तब तक फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होते रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते रहेंगे। सपोज ये एंजाइम की शक्ल सूरत कुछ इस तरह की है। अब इस एंजाइम के साथ कौन आके जुड़ जाए, जुड़ना तो फैटी एसिड चाहिए था, और जुड़ेगा कौन बेटा, जुड़ेगा कौन, जुड़ेगा ये स्टैटिन, और ये स्टैटिन इसके साथ जुड़ गया, ये ऐसे। अब ये एंजाइम तो क्या हो गया बेटा, नॉन फंक्शनल। जब ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो गया तो ऑटोमेटिकली फैटी एसिड किस में कन्वर्ट नहीं होंगे बेटा, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट
नहीं हो पाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा बेटा, लोअर हो जाएगा। तो ये कॉम्पीट करता है किसके साथ, स्टैटिन कॉम्पीट कर रहा है फैटी एसिड के साथ कि कौन इसके साथ पहले जुड़ेगा, और खुद पहले जुड़ जाता है एंजाइम के साथ। ठीक है, तो statin is used for the blood cholesterol lowering agent because it competitively inhibiting the enzyme, एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा ना इसको, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको ही इनहिबिट कर दिया, नॉन फंक्शनल कर दिया, सो दैट द फैटी एसिड डज नॉट कन्वर्ट इनटू द कोलेस्ट्रॉल। ये हो गए बेटा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। अब जैसे ये क्वेश्चन था, तो स्टैटिन किससे ऑब्टेन हो रहा है बेटा, स्टैटिन हमको हो रहा है मोनेस्कस परप्यूरस से। किस लिए यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से हमको क्या मिल रहा है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से हमको सॉरी स्टैटिन से तो हमको ये सॉरी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से हमको क्या मिल रहा है, साइक्लोस्पोरिन, और साइक्लोस्पोरिन ए क्या कर रहा है, इम्यूनो सप्रेसेंट। इस तरह से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और 110% आता है। तो बेटा मैं तुम लोगों को सबको कहूंगी कि ये जो 4-5 है, स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे ऑब्टेन हो रहा है, स्टैटिन किससे ऑब्टेन हो रहा है, साइक्लोस्पोरिन ए किससे ऑब्टेन हो रहा है, ये आप बिल्कुल लर्न कर लो और इनके फंक्शन क्या है और कैसे ये काम करता है। जैसे कई बार केवल यही क्वेश्चन आ जाता है, हाउ साइक्लोस्पोरिन वर्क, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि द साइक्लोस्पोरिन एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट एंड स्पेशली गिवन टू द दोज person or those patient who have undergone the organ transplant. So by suppressing the immune system, they does not allow the immune system to reject the transplant, यानी वो transplant को reject होने से बचाता है। क्वेश्चन आए कि how statin work, तो आप बताओगे कि statin act as the blood cholesterol lowering agent because it competitively inhibit the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है और आपको ये लर्न करना ही करना है बेटा हर हालत में। ठीक है, ये 3 नंबर आपके फ्री के हैं। नीट में अगर क्वेश्चन देखोगे तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को ये पूरा अच्छे से आना चाहिए। ओके, अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मुझे लगा था कि ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये टॉपिक, लेकिन खैर नहीं होगा, कोई बात नहीं। जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा एसटीपी। एसटीपी क्या है, एसटीपी इज द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज सीवेज। सीवेज किसे कहते हैं, तो सीवेज हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वॉट एवर द हाउस होल्ड, घर से जितना भी वेस्ट निकलता है ना, ऑल द हाउस होल्ड वेस्ट, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है बेटा, जिसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। एक मिनट बेटा, पेन खत्म हो गया, पेन लेके आती हूँ। एक्सक्रीटा एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। अब ये दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ आप लोगों का, तो अपने घर से टॉयलेट का और जो सिंक है
और वॉश बेसिन। यहाँ से सिंक में हम बर्तन वगैरह धोते हैं, तो कई बार खाने के जैसे चावल वगैरह हुए, रोटी का कोई छोटा पीस हो गया या सब्जी वगैरह हुआ, वो सारा उसमें चला जाता है, उसमें भी ऑर्गेनिक वेस्ट है। टॉयलेट में जाते हैं तो एक्सक्रीटा है, वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है। वॉश बेसिन में भी अगर हम करते हैं, कुल्ला वगैरह करते हैं, तो मुंह में से जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये सारे जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सीवेज। अब सीवेज आइदर कम्स फ्रॉम द हाउसेस और फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, कहीं से भी आ सकता है। अगर उस सीवेज को हम अनट्रीटेड यानी बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दें, किसके अंदर, किसी भी वाटर बॉडी में, तो वो वाटर बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, पॉल्यूटेड। इसलिए इस सीवेज को ट्रीट किया जाता है एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इट इज रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडी। तो जहां इसको ट्रीट किया जाता है वहां उस प्लांट को कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का या एसटीपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इसके इन बिटवीन क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले चीज है बेटा कि लेस पॉल्यूटिंग। अब बात आती है कि ये पॉल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकता है। दो तरीके से पॉल्यूशन होता है। देखो हाउ पॉल्यूशन अकर, पहला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब एक्सक्रीटा और लेफ्ट ओवर फूड। लेफ्ट ओवर फूड मतलब बचा हुआ फूड। इसीलिए कहा जाता है कि सिंक में अगर बर्तन रख रहे हो तो उससे पहले अगर उसमें कोई भी रोटी सब्जी या चावल कुछ बचे हुए हैं तो उसको पहले हम लोग एक कटोरी में या कोई भी बाउल होता है उसमें डाल देना चाहिए और उसे गाय वगैरह के आगे डाल दो, जानवर के आगे डाल दो, रोटी बची हुई है कुत्ते के आगे डाल दो, चावल बचे हुए डॉग के आगे या काऊ के आगे डाल दो। तो ये लेफ्ट ओवर फूड और एक्सक्रीटा दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज है तो हमने पढ़ा था ना बेटा, दोस पैथोजन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फीकल मैटर ऑल्सो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी हॉस्पिटल का वेस्ट आ रहा है यानी हॉस्पिटल का एक्सक्रीटा आ रहा है तो उसमें तो बहुत सारे पैथोजन होंगे। तो सीवेज के अंदर दूसरी चीज क्या होती है बेटा, पैथोजन। अब अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए और किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाए तो उस वाटर बॉडी में तो पैथोजन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर उस वाटर बॉडी के, क्योंकि हमारे घरों में जो भी पानी आ रहा है बेटा वो पानी कहाँ से आ रहा है, नदियों से। अब नदियों में अगर छोड़ दिया गया तो नदी में अगर वो पैथोजन है तो हमारे घर में भी वो पैथोजन आ जाएगा और फिर हम भी बीमार पड़ेंगे, इसलिए उसको ट्रीट करना होता है। तो ये पैथोजन और ऑर्गेनिक वेस्ट को बचने के लिए हम लोग सीवेज को ट्रीट किया जाता है। अब सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो सिंपली एसटीपी में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज फिजिकल या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहला कौन सा हो गया बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं या फिर उसको कहा जाता है फिजिकल ट्रीटमेंट। ओके, सेकेंड ट्रीटमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब हम लोग आते हैं पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो सिंपली अगर अपन देखें कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है बेटा, ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो स्टेप होते हैं, है ना। फिजिकल है बेटा, फिजिकल मतलब कि फिल्टर करके देख लो, सेडिमेंटेशन करके देख लो, ये प्रोसेस फिजिकल कहलाते हैं।
तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व 2 प्रोसेस। तो इट इन्वॉल्व्स, इसके मैं नोट्स भेजूंगी बेटा, 2 प्रोसेस गूगल क्लासरूम पे ही भेजूंगी। 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा। 2 प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं? फर्स्ट इज कॉल्ड एज filtration and second is called as sedimentation. Filtration and sedimentation. Filtration आपको पता है फिल्टर करना। अब फिल्टर कैसे किया जाता है? तो फिल्टर इसके अंदर होता है बेटा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का क्या मीनिंग हुआ? जैसे मान लो यहां से पानी आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताने की कोशिश करती हूँ बेटा आपको। जैसे सपोज ये यहां से सीवेज आया, पाइप्स में है, इसको फिल्टर करा जाएगा। तो सबसे पहले जब फिल्टर किया जाएगा तो क्या करेंगे, वो जो सीव लगाई जाएगी यानी जो छलनी लगाई जाएगी उसमें बड़े बड़े छेद रहेंगे, बड़े बड़े हो इस तरह से, उसमें से ये पानी पास किया जाएगा, सीवेज पास किया जाएगा, ठीक है, जिससे कोई बड़ी लकड़ी है, ट्विग्स है, वो रुक जाए। फिर उसके बाद में पास किया जाएगा नेक्स्ट फिल्टर। उस नेक्स्ट फिल्टर में जो साइज होंगे बेटा फिल्ट्रेशन के, वो अब स्मॉल हो गए, ठीक है। फिर इसमें जो थोड़े कोई पार्टिकल हैं जो इसमें से फिल्टर हो गए थे, इसमें से पास हो गए थे, वो इसमें से नहीं पास हो पाएंगे। फिर इनको और भी थिन फिल्टर्स से पास करेंगे, यानी और भी पास पास में छोटे छोटे फिल्टर्स कर दिए इस तरह से, यानी साइज को चेंज कर दिया, फिल्ट्रेशन पोर्स चेंज कर दिए। तो पहली हो गई सीक्वेंशियल, यानी सीक्वेंस में फिल्टर किया जाता है। बिगर फिल्टर, बिगर पोर्स, उससे स्मॉलर पोर, और फिर और छोटे पोर्स। ये हो गया सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीज रिमूव हो गई बेटा? ग्रिट रिमूव हो गई, कोई लकड़ी वगैरह है, फिल्ट्रेशन ओवर हो गया बेटा। तो आफ्टर फिल्ट्रेशन नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे बेटा सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के लिए इनको क्या करा जाता है? बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं तो करीब 2 मंजिल या 1 मंजिल जितना, जितना हमारा 1 मंजिल का घर होता है, कम से कम 12 फीट, 12-13 फीट उसकी हाइट होती है बेटा। और डायमीटर लो तो करीब आपका समझ लो कि 2 बड़े बड़े रूम्स लगा लो, 2 बड़े बड़े रूम्स लगा लो। यानी मैं आपको ये कहूं कि हम लोगों के 10x10 और 10x10 के 2 कमरे लगा लो, तो यानी 20 फीट के डायमीटर से भी बड़ा, बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनके अंदर इनको छोड़ दिया जाता है फिल्टर करने के बाद उस सीवेज को। अब वहां पे क्या होगा बेटा, मैं इसको इधर से दिखा रही हूँ, वहां पे वो सेडिमेंटेशन टैंक है, यानी सेटल डाउन होंगे। सेटल डाउन होंगे तो नीचे तो जो डर्ट, मिट्टी, रेत मिट्टी आई है साथ में, है ना, वो सारी चीज नीचे सेटल हो जाएगी। अब जो नीचे सेटल हो गई वो तो कहलाएगी प्राइमरी स्लज। ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि बच्चे इसी में यूजुअली गलती कर देते हैं। द डर्ट, स्लेट्स और सैंड, soil which settle down at the sedimentation tank is called as primary sludge, and the remaining liquid which remain upward, जो ऊपर की तरफ लिक्विड रहता है उसको कहा जाता है प्राइमरी एफ्लुएंट। ओके, उसको क्या कहा जाता है बेटा? प्राइमरी
एफ्लुएंट। तो प्राइमरी एफ्लुएंट को हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिमूव करेंगे, ठीक है। प्राइमरी स्लज को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, इस प्राइमरी एफ्लुएंट को निकाल लेंगे। निकाल लिया, अब ये यहां तक का प्रोसेस कौन सा कहलाया बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहां से स्टार्ट होगा बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी एक बहुत बड़ा टैंक होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी एक बहुत बड़ा टैंक होता है, और इस टैंक में क्या करा जाता है बेटा, जो ये प्राइमरी एफ्लुएंट था इसको इसमें पंप कर दिया जाता है। प्राइमरी एफ्लुएंट को याद रखना, प्राइमरी स्लज को नहीं, प्राइमरी एफ्लुएंट को इसमें पंप कर दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज है बेटा, इसके अंदर है ऑर्गेनिक मैटर यानी एक्सक्रीटा, पैथोजन है ना, और वाटर, ये तीन चीजें। इसके अंदर बेटा बड़े बड़े वो लगा देते हैं एजिटेटर। एजिटेटर का मतलब जो इसमें कॉन्स्टेंटली इसको एजिटेट करते रहे, घुमाते रहे, तो ये हो गया बेटा एजिटेटर, जो इसको लगातार स्टिर करते रहते हैं। स्टिर क्यों करते रहते हैं वो ध्यान से सुनना बच्चे। ये जब स्टिर होता जाएगा तो हम किसी भी चीज को, जैसे अगर आजकल तो सब लोगों ने खूब वो बनाए हैं, लॉकडाउन में केक वेक बनाए हैं, तो केक की रेसिपी में ये लिखा रहता है कि केक का जो भी मटेरियल आपने डाला है उसको बहुत देर तक फेंटो, उसको लगातार फेंटो एक ही डायरेक्शन में। क्यों फेंटना होता है उसको, क्योंकि जब हम उसको फेंटते हैं ना बेटा तो उसके अंदर एयर घुस जाती है, और एयर घुस जाती है, जितनी ज्यादा उसके अंदर एयर घुसेगी तो जब हम उसको बेक करेंगे तो वो एयर उसमें से निकलेगी, तो केक क्या बनेगा, फ्लफी। मम्मी अगर पकौड़ियां बनाती हैं बेसन की तो वो भी क्या करती हैं, वो भी उसको फेंटती है और फिर पकौड़ियां बनाती है, तो बहुत सॉफ्ट पकौड़ियां बनती। जितना ज्यादा आप फेंटोगे, दही बड़े जितना ज्यादा फेंटोगे उतनी ही उसमें एयर आएगी, उतनी ही सॉफ्ट पकौड़ियां बनेंगी। हम लोग एक अलग काम कर लेते हैं कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं फेट अपनी मेहनत को बचाने के लिए, लेकिन अगर आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना है तो आप उसको मूव कर सकते हो। तो ये एजिटेटर जब मूव करता है तो इसमें ऑक्सीजन क्या डिसॉल्व करता है ये बेटा, ऑक्सीजन डिसॉल्व करता है। अब इस ऑक्सीजन डिसॉल्व करने की क्या जरूरत आ गई, तो आप लोगों ने बेटा 10th में एक वर्ड पढ़ा होगा BOD, है ना, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको सिंपली कहा जाता था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, और किसी वाटर बॉडी का बीओडी हाई है तो वो वाटर बॉडी कैसी कहलाएगी, और लो है बीओडी तो उस वाटर बॉडी को क्या कहा जाएगा, उसका मीनिंग हम लोग पहले समझ के कि ये होता क्या है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए बेटा ध्यान देना बच्चे, काफी टाइम हो गया लेकिन फिर भी प्लीज इसको ध्यान से समझना। देखो बेटा, कोई भी अगर वाटर बॉडी है या कोई भी, मैं सिंपली कहूं कि जैसे सपोज ये मेरे पास इसमें वाटर है और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, एक्सक्रीटा है, गेहूं पड़े हुए हैं, चावल उबले हुए डाल दिए मैंने, रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो वो सारा क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर। इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें चाहिए होते हैं बैक्टीरिया, और वो भी कौन से वाले बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी उनको रिक्वायर होता
है ऑक्सीजन की। जितना वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे उतनी ही ज्यादा उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यानी जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो हमने क्या कहा है, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए, उसको कहा जाता है बीओडी। तो अगर बीओडी की मैं डेफिनेशन बोलूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर present in 1 liter of water। 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है वो उस वाटर बॉडी की बीओडी कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मोर पॉल्यूटेड वाटर किससे ज्यादा पॉल्यूटेड है, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो